हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स वर्डी। आज हम देखेंगे कैल्शियम पंप के बारे में। कैल्शियम पंप क्या होता है? तो हम देख रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस, यानी जो सॉल्यूट्स होती हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इसमें पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी यह कोई भी एनर्जी, यानी एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी। तो इन सब का यूज़ करके ही क्या करती हैं? सॉल्यूट्स को जो सेल मेम्ब्रेन है उनके एक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो इनमें फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट में हम देखेंगे जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो विभिन्न प्रकार के जो पंप्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है? सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले है पी टाइप एटीपेज, दूसरा है वी टाइप एटीपेज, तीसरा है एफ टाइप एटीपेज और चौथा है एबीसी ट्रांसपोर्टर या एबीसी सुपर फैमिली। तो इसमें पहले हम देखते हैं पी टाइप एटीपेज के बारे में। तो पी टाइप एटीपेज के अंतर्गत दो प्रकार के जो एग्जांपल्स थे, उसमें पहले हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, और उसी में हम देखेंगे जो पी टाइप एटीपेज जो पंप्स होती हैं उनका और एक एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम पंप। यानी जो कैल्शियम पंप होता है वह किसके अंतर्गत आएगा? पी टाइप एटीपेज जो पंप होती हैं उसके अंतर्गत आता है। तो इस सब के बारे में हमने डिटेल में पहले देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कैल्शियम पंप किसका मेंबर है? जो पी टाइप एटीपेज फैमिली है उनका मेंबर क्या है? कैल्शियम पंप। यह क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी यह भी जो सॉल्यूट्स होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करेगा? यानी एनर्जी यूज़ करती है। और कैसे करती है? यह प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो यह डायरेक्टली एटीपी का यूज़ करके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो भी आयंस होती हैं, सॉल्यूट्स होती हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं डायरेक्टली एटीपी का यूज़ करके। अब कैल्शियम पंप हम देखते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कैल्शियम पंप है, तो ये यानी किसे पंप करेगा? कैल्शियम आयन को ही पंप करेगा। तो कैल्शियम आयंस को अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम आयन की ज़रूरत कहाँ पे होती है? तो सबसे पहले जो सेल सिग्नलिंग की जो प्रोसेस होती है, यानी जो सेल सिग्नलिंग, यानी जो सेल एक दूसरे से क्या कहते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। तो इनमें जो सेकेंडरी मैसेंजर्स के रूप में जो Ca2+ आयंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं, फर्स्ट हो गया सेल सिग्नलिंग में, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें जो Ca2+ आयन होती है उनकी आवश्यकता होती है। यानी इस Ca2+ आयन के द्वारा ही जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो रिलैक्सेशन होता है, यह प्रोसेस होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे सी होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी क्या है? कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम देखेंगे कि जो कैल्शियम पंप्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? जो सोडियम पोटेशियम पंप होती है उन्हीं के सिमिलर होता है। और यह भी क्या करती हैं? जो एटीपी होती हैं उनका ही यूज़ करती हैं, जो भी आयंस होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम देखेंगे जो कैल्शियम पंप्स होती है वह क्या करती हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस जो Ca2+ की इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट होती हैं उनके मेंटेन रखने का काम करती है, और साथ ही उन्हें मेंटेन करेगी। और जो Ca2+ आयंस होती हैं इनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो कैल्शियम पंप है उनके थ्रू ही क्या होता है? इनका यानी कैल्शियम जो आयंस होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर या सेल के बाहर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें किस तरीके से जो कैल्शियम आयंस होती है इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या करती है? जो मसल्स होती हैं वह मूव करेंगी, और मसल्स यानी जो मसल्स होंगी वह मूव करेंगी। तो इनके मूव के लिए क्या होती है कि जो ट्रिलियंस ऑफ मायोसिन मोटर्स होती हैं, मायोसिन
मोटर्स होती हैं, इनके कंबाइंड एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके द्वारा क्या हो, ये मसल्स क्या करें, मूव करें। लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो मसल सेल्स होती हैं उनको क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैल्शियम आयंस की। यानी इस पूरी प्रोसेस के लिए जो मसल सेल्स होती हैं वह कैल्शियम आयंस का यूज़ करती है, जिसके द्वारा ही जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी जो मसल्स होंगी वह मूव करेंगी और उनका रिलैक्सेशन होगा। तो यह सब किस में डिपेंड करता है, कैल्शियम आयंस में डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि जो Ca2+ आयंस होता है वह कहाँ होता है, तो कहाँ पाया जाता है, यानी जो और जो कैल्शियम पम्प्स होती हैं वह कहाँ होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो Ca2+ आयंस होता है वह कहाँ पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, हम देखते हैं कि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयंस रिस्पॉन्सिबल है, और ये कहाँ पाया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मसल सेल्स होती हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वही एक लॉन्ग ब्रांच्ड नेटवर्क बना लेती हैं, जो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके समान ही होती है, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन रिस्टोर होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखते हैं एक रफ होता है कि स्मूथ होता है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या है, स्मूथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनके समान ही होती है। और यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका ही एक रूप है, जो केवल कहाँ पाई जाती है, जो मसल सेल्स होती हैं उनमें पाई जाती है। और इनमें क्या स्टोर होता है, जो कैल्शियम आयंस होती है वह क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कैल्शियम आयंस होती हैं इनके ट्रांसपोर्ट के लिए कैल्शियम पंप यहीं पे पाए जाएंगे, और कैल्शियम पंप बहुत अधिक मात्रा में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इनमें पाए जाते हैं। यानी लगभग 80% जो प्रोटीन्स होती हैं वह क्या होती हैं, कैल्शियम पंप होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह कैसे यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि यह क्या है, सेल है, यह साइटोसोल है, और इसमें क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनमें क्या स्टोर है, Ca2+ स्टोर होता है। अब यदि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय क्या होगी कि जो सार्कोप्लाज्मिक का जो रेटिकुलम होती है, यानी जो SR है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें कैल्शियम आयंस क्या है, स्टोर है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय यह कैल्शियम आयंस क्या हो जाती है, इस तरह से साइटोसोल में रिलीज होती है। और यह रिलीज किसके थ्रू होता है, चैनल्स के थ्रू होता है, रिलीज हो जाती है। अब जब मसल रिलैक्सेशन, यानी मसल रिलैक्सेशन के समय क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस यहाँ पे रिलीज हो गई थी, फिर वह कैल्शियम आयंस क्या होती है, पुनः कैल्शियम पंप के द्वारा इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। और यह जो कैल्शियम आयंस होती हैं उन्हें रेड्यूस करती हैं। इस तरीके से जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, मसल रिलैक्सेशन होती है, वह किस में डिपेंड करती है, कैल्शियम आयंस पे डिपेंड करती है। इसमें Ca2+ आयन जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और मसल रिलैक्सेशंस के लिए, यानी जो कैल्शियम आयंस होती हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज
और इंक्रीज से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन काम क्या है, यह C2 प्लस आयंस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और ये कहाँ पे पाया होता है, जो मसल सेल्स होती है उन्हीं में यह पाया जाता है। तो इसमें जो कैल्शियम आयंस होंगे वह या तो सेल के बाहर पंप कर दिया जाएगा, या फिर पुनः जो कैल्शियम आयंस होंगे वह कैल्शियम पंप के थ्रू साइटोसोल से SR में स्टोर कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो कैल्शियम पंप है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब कैल्शियम पंप का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो कैल्शियम पंप होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यानी जो कैल्शियम आयंस होंगी उन्हें यानी जो साइटोसोल से जो SR की ल्यूमेन होती है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन होती है, इनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह क्या है, SR ल्यूमेन है और यह क्या है, साइटोसोल है। तो यह साइटोसोलिक वाला पार्ट होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो कैल्शियम पंप्स होता है वह 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। तो जो बीटा सब यूनिट्स होती हैं उनका कैल्शियम पंप में कोई भी डायरेक्टली रोल नहीं होता है, लेकिन जो अल्फा सब यूनिट्स होती है इनके थ्रू ही क्या होगा, यह यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं वह क्या करती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होंगी उन्हें 10 टाइम क्रॉस करेगी। यानी जो यह मेम्ब्रेन जो है उसे क्या करेगी, इस तरीके से 10 टाइम क्रॉस करती है। ट्रांसमेम्ब्रेन जो जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यानी इनमें 10 हेलिसेस होते हैं और इनमें 10 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होती हैं और 3 क्या होती हैं, साइटोसोलिक डोमेन होती हैं। यानी ट्रांसमेम्ब्रेन वाला पार्ट होती है उनमें 10 टाइम क्या करता है, यह अल्फ़ा जो सब यूनिट्स होती है वह इसे क्रॉस करता है। तो इनमें 10 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और जो साइटोसोल वाला पार्ट होता है उनमें क्या होती है, 3 डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोसोलिक डोमेन, यानी 3 साइटोसोलिक डोमेन कहते हैं। तो 2 डोमेन हो गए, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो उसे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं, जिनमें क्या होती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं। और एक होता है साइटोसोलिक डोमेन, जिनमें 3 साइटोसोलिक डोमेन प्रेजेंट होती हैं, जिनमें अलग अलग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें क्या होगा, ATP बाइंड होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंड डोमेन। तो एंड डोमेन में क्या होता है, ATP बाइंडिंग साइट होती है। ATP को बाइंड करने के लिए यानी ये साइट है जिसमें क्या होगा, ATP आके बाइंड करता है। तो हमने देखा था कि अब पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP से मिलेगी। अब ATP को तो बाइंड होने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होगा, एंड डोमेन होता है। जब इसी में आके क्या हो जाता है, ATP आके बाइंड कर जाता है। अगर यहाँ पे बाइंडिंग साइट ही नहीं होगी तो ATP बाइंड ही नहीं होगा, ATP बाइंड ही नहीं होगा तो उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ATP हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी और वो क्या करेगा, सॉल्यूट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या प्रेजेंट है, एंड डोमेन प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, ATP आके बाइंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा डोमेन क्या होता है, P डोमेन। अब P डोमेन यह भी क्या है, साइटोसोलिक डोमेन है। इसमें क्या होता है, फास्फोरिलेशन होता है, फास्फोरिलेटेड एस्पार्टेट, यानी इनमें क्या होगा, फास्फोरिलेशन होगा। अब फास्फोरिलेशन क्या होता है कि इनमें जो P डोमेन होती हैं, फास्फोरिलेशन। अब फास्फोरिलेशन से मतलब क्या है, यदि किसी भी जो भी पंप्स होती हैं यदि उनका फास्फोरिलेशन नहीं होगा तो उनमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होती हैं। तो फास्फोरिलेशन के द्वारा ही जो पंप्स होती हैं उनमें चेंज आते हैं। यानी अगर इधर से जो कैल्शियम आया तो इधर इसे यानी जो ऐसा ल्यूमेन है उनमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें चेंज होगा, तभी तो जो कैल्शियम आयन होगा इधर मूव करेगा, इधर आएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसको फास्फोरिलेशन ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या डोमेन प्रेजेंट होती हैं, P डोमेन प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या होता है, फास्फोरिलेशन होता है। उसके बाद फिर हम थर्ड देखेंगे क्या होता है, एक्वेटर, यानी यह भी एक साइटोसोलिक डोमेन है। यह क्या करता है, जो भी कैल्शियम पंप्स होती है उनका जो कन्फर्मेशनल चेंज होती है ट्रांसपोर्ट के समय, तो उनमें यह क्या करता है, हेल्प करता है। ये हो गया साइटोसोलिक डोमेन वाला। अब हम आगे देखेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में क्या होता है, कैल्शियम के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। इसमें एक रह गया, इसमें हम देखते हैं कि जो P डोमेन होती है उनमें कहाँ फास्फोरिलेशन होता है, जो एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू होती है उसमें ही फास्फोरिलेशन होती है।
एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू, यहीं पे क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। अब हम देखते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन में प्रेजेंट होती है। और कितने बाइंडिंग साइट है, 2 बाइंडिंग साइट है, यानी यह केवल कैल्शियम आयन की 2 कैल्शियम आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके लिए कितने बाइंडिंग साइट होंगे, 2 बाइंडिंग साइट होगी। यानी एक ATP जब यूज़ होगा तो कितना कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट होगा, 2 कैल्शियम आयन। तो इसमें कितने बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हैं, 2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है, कैल्शियम आके बाइंड करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों बाइंडिंग साइट में क्या प्रेजेंट होता है। एक में कैल्शियम आयन कहाँ आके बाइंड करता है, एक में जो एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होती हैं, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होती हैं एक साइड में, और एक साइड में ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू। एक साइड में क्या होगा, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होगा, और एक साइड जो होती है उनमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू होती है। तो इन जो रेजिड्यू होती है इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो कैल्शियम आयंस होती है इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह क्या होती हैं, आसानी से बाइंड कर जाती हैं। तो इस तरीके से जो कैल्शियम पंप होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू जो कैल्शियम आयंस होंगी वह क्या होंगे, साइटोसोल से जो SR की लुमेन होती है उनमें पंप कर दिए जाते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि जो कैल्शियम आयंस होती है उनका कैल्शियम पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यह पूरा मैकेनिज्म है जिनके थ्रू क्या होगा, यानी जो कैल्शियम पंप होंगे उससे कैसे कैल्शियम आयन अंदर जाता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें, किससे, साइटोसोल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम पंप। तो यह क्या है, कैल्शियम पंप है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनमें कुछ भी बाइंड नहीं हुआ होता है। यह फर्स्ट स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, E1, जहाँ पे अभी कुछ भी बाइंड नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो साइटोसोल की यानी ये किधर वाला पार्ट है, यह साइटोसोल वाला, और ये हो गया SR लुमेन, बीच में क्या है, कैल्शियम पंप है। अब क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस होगा और जो ATP होगा वो अब आके यहाँ पे क्या होता है, बाइंड हो जाता है। कहाँ, अपने अपनी जगह में, क्योंकि कैल्शियम आयंस के लिए भी है, ATP के लिए भी क्या है, बाइंडिंग साइट है। अब कैल्शियम आयंस भी अब बोलता है मुझे भी बाइंड होना है, ATP भी बोलता है अब मुझे भी बाइंड होना है। अब दोनों क्या करेंगे, एक साथ आके बाइंड हो जाते हैं। यह क्या है, सेकेंड प्रोसेस, यानी अब ATP जो ATP बाइंडिंग साइट है उनमें आके बाइंड हो गया, और जो कैल्शियम आयन था वह भी जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट थी उनमें आके बाइंड हो गया। कितने कैल्शियम आयन, 2 कैल्शियम आयन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ATP होगी वह क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। अब ATP हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, ADP प्लस PI, इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ATP तो हाइड्रोलिसिस हो गया। अब क्या होगा, जो P डोमेन होती है उनका क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फोरिलेशन होगा तभी तो इनमें चेंजेस होंगी, और चेंजेस होंगी तभी जो इधर का कैल्शियम आयंस आके जो बाइंड हुआ था तभी ये दूसरी तरफ जाके यानी रिलीज होगा। किसके द्वारा, जब इनमें चेंजेस हो गया। चेंजेस के लिए क्या जरूरी है, फॉस्फोरिलेशन जरूरी है। तो P डोमेन क्या होता है, उसका फॉस्फोरिलेशन होता है। अब ATP हाइड्रोलिसिस के बाद जो ADP होती है वह रिलीज हो जाती है, इसका काम हो गया। अब यह ADP क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और जो P डोमेन है उनका फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। अब जो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तब ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अब फॉस्फोरिलेशन जैसे ही होगा उनमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएंगे, यानी जो कैल्शियम पंप्स होंगी उनमें क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, और जो इधर की ओर खुला हुआ था वह पोर इधर की ओर खुल जाता है, यानी दूसरे साइड खुल जाता है, जिससे क्या हो, कैल्शियम आयन रिलीज हो सके। तो यह किसके द्वारा हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन के द्वारा हो रहा है, जिससे इनमें कन्फर्मेशनल चेंज आ गया और इसका पोर जो इस साइड खुल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह दूसरी साइड क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं।
यानी अब इधर यहाँ पे जो कैल्शियम आयंस बाइंड हुए थे वह क्या होती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। यह भी अभी जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो यह क्या हुआ, E2 स्टेज में था, तो चेंज इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, E2 यानी E1 स्टेज में था, और जब चेंज हो जाता है तो यह E2 स्टेज में आ जाता है। अभी भी यह क्या होता है, E2 स्टेज में ही होता है, जिनमें फॉस्फेट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब कैल्शियम जैसे ही रिलीज हो जाता है इसका डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। डीफॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट का निकलना, फॉस्फोरिलेशन फॉस्फेट का जुड़ना, डीफॉस्फोरिलेशन यानी फॉस्फेट का निकलना। अब फॉस्फेट जो यहाँ पे जुड़ा हुआ था किससे, पी डोमेन से, अब वो क्या कहता है कि इसका काम तो हो गया, अब मेरा कोई भी काम नहीं है, यानी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा काम था क्या, कैल्शियम आयंस को यानी कन्फर्मेशनल चेंज करना, जिससे कैल्शियम आयन दूसरी तरफ जा सके। तो अब इसका काम हो जाता है, यानी कैल्शियम आयन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फेट भी चला जाएगा, डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। तो यह अभी भी क्या है, E2 स्टेज में है। जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन होता है यानी जो फॉस्फेट निकलता है, उसके बाद फिर से इनमें क्या होंगे, कन्फर्मेशनल चेंज होंगी, और कन्फर्मेशनल चेंज होंगी तो यह जो पोर इधर की ओर खुला हुआ था वह फिर से इधर की ओर अपनी पहली वाली स्टेज में आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, E1 स्टेज कहते हैं, या पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगी। और जिसके बाद फिर से क्या होगा, कैल्शियम आयन आके बाइंड करेगा, ATP बाइंड होगा, और फिर से जो कैल्शियम आयन्स होंगे उनका ट्रांसपोर्ट होगा। तो इधर क्या है, साइटोसोल वाला पार्ट है, जिससे जो कैल्शियम आयंस को लेता है, किसके द्वारा है, किस हेल्प होके, ATP की हेल्प से। इसके द्वारा ही जो कैल्शियम आयंस होती है उन्हें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो यह पूरे प्रोसेस इस तरीके से चलता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एक साइकिल होती है उनमें क्या होगी, एक ATP ही यूज़ होती है, एक ATP ही हाइड्रोलिसिस होगी, और इसी ATP के यूज से कितने कैल्शियम आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे, 2 कैल्शियम आयन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी एक साइकिल में एक ATP यूज़ होगी और 2 कैल्शियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम पंप्स होती हैं उनकी हेल्प से जो साइटोसोल में जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह क्या होंगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कर दिए जाते हैं, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनमें कैल्शियम आयन स्टोर होता है। और जो कैल्शियम आयंस होती है वह मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो कैल्शियम आयंस होती हैं वह सेल सिग्नलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो सेकेंडरी मैसेंजर होती हैं उसके रूप में कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज़ हम देखते हैं कि इसका आइडेंटिफाई कैसे हुआ था। तो जो कैल्शियम थे उससे सबसे पहले जो मसल कॉन्ट्रैक्शन थी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक रिलैक्सिंग फैक्टर्स के रूप में इसे क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। रिलैक्सिंग फैक्टर रिलैक्सिंग फैक्टर के रूप में से आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस तरीके से जो पूरा कैल्शियम पंप्स होते हैं उनका हमने देखा स्ट्रक्चर और वह कैसे किस तरीके से कार्य करता है। यह भी क्या है, पी टाइप जो ATPase होती है उनका मेंबर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ABC ट्रांसपोर्टर्स क्या होती है, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स आती है, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो जो कैल्शियम पंप्स है इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे भी जुड़ सकते हैं। इससे पहले जो भी वीडियो थी उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको यह सब जल्दी से क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।